हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। चैप्टर आपको पता है 5 चल रहा है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मैं आज डिस्कस करूंगा। जैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इफ अ बार मैग्नेट कट इनटू 2 पीसेस। क्या होगा अगर एक बार मैग्नेट को हम 2 पीस में कट कर दें। कैसे? मान लो आपके पास एक बार मैग्नेट है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, और मैग्नेट डायपोल होता है तो लेंथ हम 12 लेते हैं, और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है m इंटू 12, पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ ऑफ मैग्नेट। तो बोला गया है क्या होगा अगर मैग्नेट को हम कट कर दें। कैसे? ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ, मतलब लेंथ के परपेंडिकुलर। ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर, लेंथ के परपेंडिकुलर। तो क्या चेंज आएगा? तो चेंज ये आएगा कि ये एक मैग्नेट 2 मैग्नेट में बदल जाएगा। पहले जो लेंथ 12 होती थी अब लेंथ L हो जाएगी। तो मैग्नेटिक मोमेंट पहले क्या था m इंटू 12, अब हो जाएगा m इंटू L। साफ दिख रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट एज कंपेयर टू प्रीवियस मैग्नेट इट विल बिकम हाफ, यानी मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको कट अलोंग द लेंथ करोगे, लेंथ के अलोंग कट करोगे, जैसे लेंथ है वैसे ही कट कर दोगे, तो क्या फर्क पड़ेगा? सिर्फ थिकनेस कम हो जाएगी, लेकिन मोमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी m इंटू 12, अभी भी m इंटू 12, बस थिकनेस इसकी कम हो जाएगी और किसी चीज पे फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि अगर आपके पास एक निडल है, निडल कोई भी निडल है, मैग्नेटाइज निडल। मैग्नेटाइज निडल क्या होता है? बिल्कुल लाइक मैग्नेट ही माना जाता है, बार मैग्नेट ही माना जाता है। मैग्नेटिक निडल को भी मैग्नेट ही मानते हैं। एक मैग्नेटाइज निडल है विच इज ऑल्सो अ मैग्नेट, जो वो भी एक मैग्नेट है, विल नॉट एक्सपीरियंस एनी नेट फोर्स। अब आप इसको ऐसे समझो, आप मान लो एक मैग्नेट है या निडल है, आपने इसे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा। जो लैंग्वेज लिखा है वो इसी को समझा रहा हूं। तो क्या होगा? इसके दोनों पोल फोर्स फील करेंगे। क्या? पॉजिटिव, नॉर्थ पोल को हम मानते हैं पॉजिटिव पोल, साउथ पोल को मानते हैं नेगेटिव पोल। तो फोर्स क्या फील करता है? मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, m इंटू बी। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है Q इंटू ई। यहां पे Q को हटकर क्या आ जाता है मैग्नेटिज्म में? पोल स्ट्रेंथ इंटू बी एक्सटर्नल फील्ड। साउथ पोल भी उतना ही फोर्स फील करेगा, बस फर्क इतना होगा कि जिधर एक्सटर्नल फील्ड है उसके अपोजिट। तो उस केस में क्या होगा? अगर आप एक मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो क्या होगा? दोनों एंड 2 फोर्स फील करेंगे, वो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे। इस कारण इस पे जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इक्वल एंड अपोजिट। तो इस रीजन से ये कोई लीनियर मोशन नहीं कर पाएगा, ना इधर ना इधर, क्योंकि नेट फोर्स 0 है। लेकिन अपोजिट एंड पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, इसलिए वो रोटेट करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इट विल नॉट परफॉर्म एनी ट्रांसलेटरी मोशन, इट विल जस्ट ओनली परफॉर्म रोटेशन। लेकिन सोचो अगर आप इसे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख देते हो, यूनिफॉर्म फील्ड में नहीं, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होगा कि फील्ड यहां पे कुछ और होगी तो यहां पे कुछ और होगी। तो यहां पे फोर्स जो फील करेगा नॉर्थ पोल वो MB1 होगा, तो जो साउथ पोल फील करेगा वो MB2 होगा। B की वैल्यू बदल जाएगी। तो फोर्स अपोजिट तो होंगे बट इक्वल नहीं होंगे। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यहां पे कुछ और फील्ड, यहां पे कुछ और फील्ड। तो उस केस में फोर्स अपोजिट तो होंगे मेरे बच्चे, बट इक्वल नहीं होंगे। तो उस केस में नेट फोर्स 0 नहीं होगा। एक तरफ ज्यादा फोर्स लगेगा तो एक तरफ कम लगेगा। तो उस केस में रोटेशन के साथ साथ ट्रांसलेटरी मोशन की भी शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि नेट फोर्स 0 नहीं है। तो यूनिफॉर्म फील्ड में रखोगे मैग्नेटिक निडल को या मैग्नेट को, तो क्या होगा? ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशन दोनों साथ होगा। सॉरी, सिर्फ ट्रांसलेटरी होगा। और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखोगे तो ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा मैग्नेट के साथ और रोटेशन भी होगा। अब एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना। कॉन्सेप्ट ये है, अगला जो मैंने लिखा है वो समझा देते हैं। मान लो आपके पास एक बार मैग्नेट है, मान लो आपके पास एक बार मैग्नेट है, और सामने एक आप नेल लेकर आए, नेल, कील आयरन की। लाइक दिस आपके पास एक बार मैग्नेट है, सामने आप एक क्या लेकर आए? नेल, यानी आयरन की कील लेकर आए। अब ये जस्ट आयरन है,
और इसके सामने रख दिया लाकर। किसके सामने? मैग्नेट के सामने। तो सवाल यह है कि बताओ क्या होगा इस नेल के साथ। जैसे वहां पे क्या पूछा था, क्या होगा मैग्नेट के साथ अगर एक बार यूनिफॉर्म फील्ड में आए और एक बार नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में जाए। तो यहां क्या पूछा है, अगर मैग्नेट के सामने कोई नेल आ जाए तो इस नेल के साथ क्या होगा। तो सबसे पहले तो यह बताना कि आपको पता है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी पढ़ा था कि चार्ज के सामने कोई अगर अनचार्ज बॉडी आ जाती है, चार्ज के सामने अगर कोई अनचार्ज बॉडी आ जाती है तो आपको अच्छे से पता है कि वो इंडक्शन से, इंड्यूस इफेक्ट से सामने वाले को चार्ज कर देती है। बिल्कुल। तो यहां भी वही होगा। मैग्नेट के सामने अगर कोई नेल आ गया, आयरन आ गया, लोहे की कील आ गई, तो ये अपने इंडक्शन से इसे भी मैग्नेट बनाएगा। कैसे बनाएगा? नॉर्थ के सामने साउथ पोल आ जाएगा और इधर नॉर्थ पोल आ जाएगा, क्योंकि इंडक्शन से जो सामने पड़ता है उस पर अपोजिट पोल आता है। अगर साउथ होता तो यहां नॉर्थ आ जाता। तो क्या होगा नेल के साथ? नेल खुद मैग्नेटाइज होकर एक मैग्नेट बन जाएगा। अब नॉर्थ के सामने साउथ है तो इधर अट्रैक्ट भी होगा। और चूंकि मैग्नेट बन चुका है ये, और इसके लिए जो मैग्नेट की फील्ड होगी एक्सटर्नल फील्ड होगी, तो मैग्नेट जब इसके फील्ड में रहेगा तो टॉर्क भी फील करेगा। तो नेल के साथ क्या होगा? अट्रैक्ट भी होगा इधर, और चूंकि ये मैग्नेट बन चुका है और इसके लिए, मैग्नेट के लिए इसकी जो फील्ड होगी पड़ोस वाली फील्ड वो एक्सटर्नल होगी, और कोई भी मैग्नेट जब एक्सटर्नल फील्ड में आता है तो टॉर्क भी फील करेगा। तो इसके साथ क्या होगा? दो चीज होगा। दो चीज क्या क्या होगा? एक तो इंड्यूस होने के बाद मैग्नेटाइज होकर मैग्नेट बन जाएगा और अट्रैक्ट होगा, और साथ साथ जब मैग्नेट बन गया तो इसकी फील्ड में, जब इसकी फील्ड इसके लिए एक्सटर्नल है तो ये, आपको पता है मैग्नेट जब किसी फील्ड में जाता है तो रोटेट करता है। तो दो चीज होगा, ये तो अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ और साथ साथ रोटेट भी करेगा, टॉर्क फील करेगा। यही सारी कहानी मैंने लिखी है। ये सब चीजों को ध्यान से समझो। तो ये आपने जो देखा, ये दो क्वेश्चन मैंने कराए, काफी अच्छे सवाल थे। तो 3 सवाल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? ध्यान से सुनना। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट ये आया कि अगर हमने मैग्नेट के सामने, अभी जैसे मैंने बताया ना, साउथ पोल नॉर्थ पोल, सामने नेल लेकर आए, तो अब अभी पिछले सवाल में ही जैसा है, अगर हम मैग्नेट के सामने एक नेल लेकर आते हैं, अगर हम मैग्नेट के सामने एक नेल लेकर आते हैं, तो बताओ ये कैसे पता चलेगा आपको? हाउ विल यू नो? आप कैसे इस बात को जानोगे कि ये मैग्नेटाइज हो गया? आप कैसे इस बात को समझोगे कि ये मैग्नेटाइज हुआ? कैसे? हाउ विल यू अंडरस्टैंड कि ये मैग्नेटाइज हो गया? तो ये इस तरह चेक होगा, अगर ये मैग्नेटाइज होगा तो यहां पे साउथ पोल आ जाएगा, यहां पे नॉर्थ पोल आ जाएगा। अगर ये मैग्नेटाइज होगा तो ये वाला एंड अट्रैक्ट होगा, इसको घुमा देंगे तो ये वाला एंड फिर रिपेल हो जाएगा। लेकिन अगर मैग्नेटाइज नहीं होगा तो सामने वाला एंड भी अट्रैक्ट होगा, इसको घुमा दोगे तो उधर से भी अट्रैक्ट हो जाएगा, बिकॉज वो तो आयरन ही है, लोहा है। तो मैग्नेटाइज हुआ या नहीं हुआ यह किससे पता चला? रिपल्सिव फोर्स से। अगर इसका दोनों एंड अट्रैक्ट हो रहा है तो वो मैग्नेटाइज नहीं हुआ है, जस्ट आयरन। लेकिन अगर एक एंड अट्रैक्ट हो गया और दूसरा एंड रिपेल हो गया, तब पता चलेगा अच्छा ये तो मैग्नेट बन चुका है। तो अट्रैक्शन तो दोनों में होगा, मैग्नेट बने तब भी और नहीं बने तब भी। तो रिपल्शन से पता चलेगा कि ये मैग्नेटाइज हुआ है या मैग्नेटाइज नहीं हुआ है। ये किससे पता चलेगा बेटा? रिपल्शन से। याद रखना, ये रिपल्शन से पता चलेगा, ना कि अट्रैक्शन। अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है? तो रिपल्शन से ही पता चलता है कि सामने वाला निडल मैग्नेटाइज हुआ या नहीं हुआ। ठीक है? अब एक कॉन्सेप्चुअल देखते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसको आप ऐसे समझो, मान लो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। समझने की कोशिश करो। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मैग्नेटिक निडल आ गया, कोई मैग्नेट आ गया नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ये फोर्स फील करेगा, इसके दोनों पोल। ये किधर फोर्स फील करेगा? नॉर्थ पोल फील्ड की डायरेक्शन में, साउथ पोल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो उस केस में अगर कोई मैग्नेट आ जाता है या मैग्नेटिक निडल आ जाता है तो उसी लाइन में फोर्स फील करता है जिस लाइन में एक्सटर्नल फील्ड है।
लाइन तो वही है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वही है जिधर फील्ड की डायरेक्शन है, फील्ड का लाइन है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, आप उस बात को समझने की कोशिश करो ध्यान से। अब मान लिया यहां पर इस एक्सटर्नल फील्ड में अब कोई मूविंग चार्ज आ गया, मूविंग चार्ज एक्सटर्नल फील्ड में, वो तो मैग्नेट आया था, अब मैग्नेट नहीं, कोई मूविंग चार्ज आ गया। तो आप इस बात को अच्छे से समझते हो, आई नो वेरी वेल, कि जब कोई मूविंग चार्ज किसी एक्सटर्नल फील्ड में आ जाता है बेटा, तो वो मैग्नेटिक जो फोर्स फील करता है, वो बहुत पहले पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, क्यू वी बी साइन थीटा। अगर मूविंग चार्ज आ जाए किसी एक्सटर्नल फील्ड में, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ध्यान से देखना। और साफ दिख रहा है कि ये जो फोर्स होगा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा, चूंकि इनका क्रॉस का रिजल्ट है, और वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। तो यही सवाल था कि अगर कोई मूविंग चार्ज आ जाए किसी फील्ड में, तब वो जो मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा, क्या उसकी भी डायरेक्शन फील्ड के अलोंग ही होगी जैसे मैग्नेट की थी? बोलोगे नहीं सर, उसकी डायरेक्शन फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसके परपेंडिकुलर। तो अगर कोई मैग्नेट आ जाए या मैग्नेटिक निडल आ जाए, तो वो जो फोर्स फील करेगा वो लाइन ऑफ फील्ड के ही, जिधर फील्ड लाइन से फील्ड है उधर ही फोर्स फील करेगा। लेकिन अगर कोई मूविंग चार्ज आ जाए मेरे बच्चे, तो वो मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स फील करेगा, मूविंग चार्ज अब आ गया, पहले मैग्नेट आया था, अब मूविंग चार्ज, वो जिधर फील्ड है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उस केस में जो लाइन ऑफ फोर्स होगा इस मूविंग चार्ज के लिए, वो फील्ड के परपेंडिकुलर। देखो फॉर्मूले से पता चल रहा है। रुक दो। हाँ बेटा, एक बहुत ही अच्छा सवाल आपके बोर्ड पे है। कई सारे साइट्स पे देखें हमने गलत सॉल्यूशन दे रखा है, लेकिन मैं आज आपको सही सॉल्यूशन बताऊंगा, एकदम परफेक्ट। सवाल यह है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, कि एक मैग्नेटाइज निडल है। क्या है? एक मैग्नेटाइज निडल है, कोई मैग्नेट है, P प्लेस्ड एट पॉइंट O। ये जो P है वो एक निडल है, वो O पॉइंट पे रखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M। ये जो एरो है ना, ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन शो कर रहा है, किसका? P का। मैग्नेटिक मोमेंट जो P निडल है उसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर की तरफ है, जस्ट सिंपल। उसके बाद क्या बोल रहा है? द अदर एरो शोज डिफरेंट ओरिएंटेशन एंड पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अनदर मैग्नेटाइज्ड निडल Q। ये जो P है मैग्नेटिक निडल, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर है। अब यहां पे एक और मैग्नेट है Q, दो मैग्नेट है यहां पे, ध्यान से सुनना। एक मैग्नेट है जिसका P है, जिसका O पे रखा है, मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है। दूसरा मैग्नेट है Q, उसका मैग्नेटिक मोमेंट इस पोजीशन पे इधर है, 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 इस पोजीशन पे इधर है। तो एक तो मैग्नेट हो गया P जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ये है, दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट Q, उसके मैग्नेटिक मोमेंट को कई जगह शो किया, यहां पर, यहां पे, फोर्थ पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, यहां पे सब कुछ, ये Q का मैग्नेटिक मोमेंट है। तो आपको बताना है इसमें कई सारी चीजें, इन विच ओरिएंटेशन द सिस्टम इज स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले एक एक करके सारे पोजीशन को डिफाइन करना है। आप Q4 पोजीशन पे आ जाओ। Q4 पोजीशन पे साफ दिख रहा है, आप खुद से देखो कौन किसके फील्ड में आएगा। द पॉइंट इज दिस, तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी है जो भी होगी, मैग्नेटिक निडल Q की दिखानी है। कौन किसके स्टेबल में दिखाना है, कौन किसके फील्ड में? Q को दिखाना है P के फील्ड में, Q को P के फील्ड में, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा, Q को P के फील्ड में। द पॉइंट इज दिस, Q को P के फील्ड में। कौन किसके फील्ड में आया है? Q आया है P के फील्ड में। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉन्फिगरेशन अराइजेस ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल सेज Q इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ P। यानी यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, एक मैं लैंग्वेज थोड़ा इसको सही कर दूं, ये बेस्ट क्वेश्चन है बेटा। तो ध्यान से देखना, अच्छे से सुनना। यहां पे क्या करना है हमें, सॉल्यूशन मिल गया तो हमें here we will
डिफाइन द स्टेबल, अनस्टेबल और पोटेंशियल एनर्जी किसका दिखाना है, ऑफ मैग्नेट क्यू का दिखाना है इन फील्ड ऑफ अनदर मैग्नेट P, यानी कि हमें Q का दिखाना है, ध्यान से सुनना, Q का दिखाना है स्टेबल पोजीशन, अनस्टेबल पोजीशन किसके फील्ड में, P के फील्ड में। तो हमने पहले एक टेबल बना दिया है, तो हम मोमेंट तो देखेंगे Q का, लेकिन फील्ड किसकी लेंगे, P की। ओके, Q4 पे आ जाओ। Q4 पे देखोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है Q का डाउनवर्ड है, ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है, और P पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो देखो अपवर्ड है, साफ दिख रहा है, और ये एक ही लाइन में है ना, ये देखो इधर से और ये इधर से, एक ही लाइन में अपोजिट, यानी कितने डिग्री पे है बेटा, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कितने डिग्री पे आ गए, इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। अब जरा आप Q6 पे देखो, अंधा आदमी भी बता देगा, Q6 पे मैग्नेटिक मोमेंट देखो ऊपर की तरफ जा रहा है। Q6 क्या है, ये पोजीशन है, इस पोजीशन पे अगर देखा जाए मैग्नेटिक मोमेंट Q का तो ऊपर जा रहा है, और P का देखो फील्ड ऊपर है, तो यहां पर भी देखो एक ही डायरेक्शन में अपवर्ड। Q6 पे देखा जाए तो यहां पे कितने डिग्री पे आ गया मामला, यहां पे कितने डिग्री पे है दोनों, 0 डिग्री। हमें दिखाना है टॉर्क, स्टेबल स्टेबल टॉर्क बताता है किसका, Q के लिए चेक करना है कहां स्टेबल कहां अनस्टेबल, फील्ड किसकी, P की, तो Q, क्योंकि हम एंगल के, आपको पता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एवरीबॉडी नोज टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है mv sin थीटा, सब चीज याद रखना। और क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, आप जानते हो, -mv cos थीटा। तो हमें किसका देखना है, सोचने वाली बात, हमें किसका देखना है, हमें स्टेबल अनस्टेबल पोटेंशियल एनर्जी Q का चेक करना है, तो फील्ड किसकी लेंगे, P की लेंगे, ध्यान से सुनना। तो अब आ जाओ Q5 पे देखो, यहां पे बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सारे साइट्स में यूट्यूब में गलत दे रखा है, वीडियो बना रखी है लोगों ने, लेकिन एनसीईआरटी में सही सॉल्यूशन है। अब आप कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर देखो फील्ड इधर है और Q पे भी मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, तो ये तो साफ लग रहा है कि दोनों अपवर्ड है, इस पोजीशन पे मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, ये क्या बता रहा है, दूसरा एरो जो Q वाला एरो वो मैग्नेटिक मोमेंट बता रहा है किसका, Q का, और ये जो एरो है वो इसका बता रहा है फील्ड। तो अब बोलोगे सर यहां पे देखो सर ऐसे है ऐसे, तो यहां पर भी तो पैरेलल है, तो यहां पर भी दोनों अपवर्ड होने चाहिए। Q5 पे भी अगर मैग्नेटिक मोमेंट देखा जाए Q मैग्नेट का P के फील्ड के साथ तो अपवर्ड होना चाहिए, तो यहां तो दोनों अपवर्ड ही, लेकिन मैंने अपवर्ड डाउनवर्ड लिखा है। देखो रीजन क्या है, सुनिएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस यूं जाएंगी और आपको पता लूप होती है, तो यूं जाकर जब इसमें टर्न करेंगे तो इसमें तो ऐसे ही आएंगे ना, ये तो एक, अब बोलोगे सर ऐसा होता तो इसमें सर दोनों, आपने Q6 पोजीशन पे आपने क्या लिखा है सर, Q6 पे अपवर्ड, देखो आपने क्या लिखा है सर, अपवर्ड, तो ये भी तो सर ऐसे ही है, अपवर्ड और अपवर्ड, यहां भी तो 0 डिग्री होना चाहिए, नहीं, आप देखो ये तो एक ही लाइन में थी, मोमेंट ऐसे, फील्ड लाइन से ऐसे, एक ही लाइन में फील्ड से फील्ड, एक ही लाइन में है, सब लाइन अलग नहीं है, तो 0 डिग्री पे, या एक ही लाइन में है फील्ड इसकी और मैग्नेटिक मोमेंट 180 डिग्री पे। लेकिन जब इसकी फील्ड लाइन जब इसके लिए अप्लाई होगी तो फील्ड लाइंस कैसे, ये तो सीधे निकल रही है ना, फील्ड लाइन तो लूप होती है, तो जब ये लूप बना के इसमें जब एंट्री करेगी, जब इस पोजीशन में आएगी, जब लूप बनाते हुए, तो इसमें कैसे आएगी, ये देखो उल्टी आएगी, इसके लिए कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यस, तो यहां पे कितना है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। हमें इसकी फील्ड इस पोजीशन पे देखनी है, इसकी फील्ड इस पोजीशन पे, ये देखो सीधे चली गई, ये उल्टा आ रहा है 180 डिग्री, इसकी फील्ड इस पोजीशन पे इसके मोमेंट के साथ देखो ऐसे है एक ही लाइन में है। लेकिन जब हम इसकी फील्ड यहां पे देखेंगे तो बेटा ये तो सीधे फील्ड तो लूप बनाती है, तो आगे से जब घूम के इधर एंट्री करेगी फील्ड लाइंस, तो इसके साथ कितने पे आएगी, 180 पे, इसीलिए हमने अपवर्ड और डाउनवर्ड लिखा है। तो यहां पे कितने डिग्री पे आ जाएगा मामला बेटा, बहुत अच्छा सवाल है ये, 180 डिग्री। अब आते हैं Q3 पोजीशन पे।
अगर आप ध्यान से देखोगे तो Q3 पोजीशन पे साफ वही चीज आ गया। इसकी फील्ड लाइन जब ऐसे एंट्री करेगी, ऐसे जाके, इसका तो मैग्नेटिक मोमेंट डाउनवर्ड है, जब इसकी फील्ड लाइंस लूप बना के जब इसमें आएगी तो देखो डाउनवर्ड। यहां इसके लिए क्या आ रही थी बेटा, ये। तो याद रखना, इसकी फील्ड लाइन जब यहां पे देखेंगे, ये देखो डाउनवर्ड, मोमेंट अपवर्ड। कंफ्यूजन कहां पे है, Q5 और Q3 पे। यहां तो साफ दिख रहा है, एक ही लाइन में है, फील्ड अपवर्ड, मोमेंट डाउनवर्ड 180 डिग्री, फील्ड अपवर्ड, मोमेंट अपवर्ड 0 डिग्री। कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है Q5 और Q3 पे। लोग सोचते हैं ये भी तो सर एक ही डायरेक्शन में 0 डिग्री। अरे भैया, इसकी फील्ड हमें यहां पे देखनी है, तो जब फील्ड लाइंस लूप बना के जब इसमें आएंगी तो ऐसे आएंगी ना बेटा, डाउनवर्ड आएंगी ना। तो Q5 पे जो फील्ड होगी वो क्या होगी, डाउनवर्ड, और मोमेंट है अपवर्ड, इस कारण ये 180 डिग्री। यही चीज इधर है, देखो कहां पे, Q3 पे। Q3 पे देखो ध्यान से, मोमेंट ऐसे, और जब फील्ड लाइंस आएगा तो डाउनवर्ड। यहां पर भी कितने डिग्री पे आ जाएगा, डाउनवर्ड एंड डाउनवर्ड। कितने डिग्री पे आ गया बेटा, 0 डिग्री। हमें इसकी फील्ड हर जगह देखनी है, फील्ड लाइंस यूं आई, मोमेंट भी डाउनवर्ड, इसकी फील्ड लाइन जब लूप बना के इसमें आएगी तो डाउनवर्ड ही आएगी, ऐसे आएगी। अब आ जाओ सॉल्यूशन में। सबसे पहले कहां कहां स्टेबल पोजीशन है, तो स्टेबल पोजीशन तभी होता है कब, जब कितने डिग्री पे हो, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री किस किस पोजीशन पे आ रहा है, साफ दिख रहा है। 0 डिग्री पोजीशन है एक Q6 और एक Q3। तो कहां पे, PQ6 एंड PQ3। फील्ड ऑन इसका पोजीशन, वहां पे क्या आ गया बेटा, स्टेबल हो गया ना। और कहां स्टेबल है, फिर से बताइए। 0 डिग्री पे, 0 डिग्री कहां पर है, सोचने वाली बात है। 0 डिग्री कहां पर है, Q6 पोजीशन पे है और Q3। ओके, दूसरा बताना है अनस्टेबल पोजीशन। अनस्टेबल पोजीशन कब होता है, याद करो, जब ये थीटा 180 डिग्री हो जाए। मैंने पढ़ाया था पहले भी। अनस्टेबल पोजीशन कहां होगा, तो अनस्टेबल पोजीशन यहां पे 180, तो 180 कहां पे देखिए, 4th पोजीशन पे और 5th पोजीशन पे, यानी PQ4 पोजीशन एंड PQ5 पोजीशन। फिर सी में क्या बोला है, इन विच ओरिएंटेशन द स्टेबल अनस्टेबल। अच्छा, अनस्टेबल अनस्टेबल तो एक ही में था, तो एक ही सवाल का पार्ट था, तो सही कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि जहां इक्विलिब्रियम है ही नहीं, तो जरा आप ध्यान से देखो, साफ दिख रहा है Q1 और Q2 पे। अगर आप देखोगे, अगर अच्छे से, एट Q1 एंड Q2 साफ दिख रहा है, थीटा जो है वो 90 डिग्री है। ये तो कोई बच्चा भी बता देगा बेटा। कैसे, मैग्नेटिक मोमेंट इधर लाइन में है, देखो, और फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे हैं, ऐसे इधर आएगी भी तो ऐसे आएगी, और ये ऐसे है, तो यहां पे 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे होगा तो कोई स्टेबल नहीं होगा। तो सो नॉट स्टेबल, कहां स्टेबल नहीं है, एट कौन से पोजीशन पे, जरा सोचिए, PQ1 एंड PQ2। स्टेबल या अनस्टेबल होता है कितने पे, नॉट इन स्टेबल, नॉट इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बोलो, फिर क्या बताया था, कौन से पोजीशन पे वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो नॉट इन इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या होना चाहिए, या 0 डिग्री या 180। तो 0 पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल। और यहां देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है, मोमेंट ऐसे है, 90 डिग्री ऐसे है, ऐसे 90 डिग्री। 90 डिग्री पे तो कुछ नहीं होता, इक्विलिब्रियम हो गया। थर्ड में बोला है जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। आपको बताना है जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, आप ये बताइए, साफ लिखा है। अब वो कंडीशन बताइए, हाँ भाई, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, अब देखो मिनिमम कहां पर होगा, ये पॉइंट सोचने वाला है। तो अगर हम 6 पोजीशन पे देखेंगे तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहां पे होगी, सोचने वाली बात है। तो पोटेंशियल एनर्जी
मिनिमम। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहां पे होगी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mb cos थीटा, राइट। तो मिनिमम कब होगा? जब cos थीटा भी मिनिमम हो जाए। cos थीटा मिनिमम कब होगा बेटा? सोचो, cos थीटा मिनिमम कब होगा? किस पोजीशन में cos थीटा मिनिमम होगा? तो cos थीटा जो मिनिमम होगा वो 0 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री दो जगह बन रहा है, एक 0 डिग्री Q6 पे भी है और एक 0 डिग्री Q3 पे भी है। लेकिन जब मिनिमम तब होगा पोटेंशियल एनर्जी जब फील्ड लाइंस और मोमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही लाइन है। तो यहां पे 0 डिग्री एक ये वाला भी है, फील्ड लाइन से, सॉरी 0 डिग्री कौन कौन सा था? एक तुम्हारा था Q3, देखो फील्ड लाइंस ऐसे आ रही थी, तो यहां पर भी मिनिमम होगा। और एक 0 डिग्री कौन सा है? तो 0 डिग्री कौन सा सिलेक्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम के लिए? जहां मोमेंट और फील्ड एक ही लाइन में है। तो कौन सी फील्ड लाइंस होगी बताओ? PQ से। मिनिमम कब होता है पोटेंशियल एनर्जी? याद रखना, एट मिनिमम का मतलब क्या होता है? थीटा कब मिनिमम होता है? 0 डिग्री पे। तो क्या बताना था? सारे कॉन्सेप्ट को बताना था। काफी अच्छा सवाल था, बेस्ट सवाल था। तो हमें यहां मैग्नेटिक मोमेंट लेना था किसका? P का। और फील्ड किसमें? Q में। किसका इक्विलिब्रियम या नहीं बताना था, ये सब बताना था। Q का बताना था इन द फील्ड ऑफ P। बड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल था ये। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास बहुत अच्छे से करवाई मैंने। लास्ट क्वेश्चन सुपर सवाल था, सुपर सवाल इसे मैं बोल सकता हूं। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ना और अच्छे से पढ़ना। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय बाय।